नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध या कैद से संरक्षण। आपने इसके पहले अनुच्छेद 21 में पढ़ा होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है यदि विधानमंडल ऐसी कोई विधि या प्रक्रिया बनाई हुई है, ठीक है ना। अर्थात किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी अलग किया जा सकता है जब विधानमंडल द्वारा कोई ऐसी विधि या प्रक्रिया बनाई गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसमें यह किया गया है कि जब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है अर्थात उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अलग कर दिया जाता है तो वहां पर विधानमंडल की जो विधि बनाई गई है, जो प्रक्रिया बनाई गई है, वो प्रक्रिया कौन सी होगी। बात समझ में आई कि नहीं। तो जो भारत है, भारत में जो है भारत संविधान में दो प्रकार की गिरफ्तारियां दी गई है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की गिरफ्तारियों का वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं इसमें दो प्रकार, ठीक है। पहला है आपका सामान्य दंडिक विधि के अधीन और दूसरा है आपका निवारक निरोध विधि के अधीन। अब इसको इंग्लिश बोलते हैं प्यूनिटिव, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन और ये प्रिवेंटिव अर्थात वह दो विधि है जिसके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? सामान्य दंड विधि इसके अंतर्गत क्या आती है कि जब किसी कोई व्यक्ति अपराध करता है उसके पश्चात उसको गिरफ्तार किया जाता है अपराध के बाद, ठीक है। इसको बोलते हैं प्यूनिटिव दंडिक विधि या प्यूनिटिव डिटेंशन विधि, ठीक है। तो इसके तहत व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया जाता है? जब आपने अपराध कर दिया हो अर्थात आपने किसी की हत्या कर दी हो या किसी को मारा पीटा है, उसके पश्चात आपको गिरफ्तार किया जाता है। उसे बोलते हैं सामान्य दंडिक विधि। सामान्य दंडिक विधि के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरा है निवारक निरोध विधि या प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत ये आता है कि आपको अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जाता है। अर्थात आपने अपराध अभी नहीं किया है लेकिन सरकार को जब लगता है कि आप कोई अपराध करने वाले हैं तो आपको नजरबंद कर देती है। आपने इसका उदाहरण भी देखा होगा, जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाई गई तो वहां पर भी इसी के तहत वहां के सारे बड़े नेताओं को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार को यह लगता था कि वहां पर जो है ये लोग उत्पाद मचाएंगे या कोई ऐसा भाषणबाजी करेंगे जिसकी वजह से हमारी जनता उग्र हो जाएगी। साथ ही साथ में आप ये भी देखिए चुनाव के समय में, आप देखिए चुनाव के समय में जो आपके यहाँ के गैंगस्टर होते हैं बड़े बड़े या जो चुनाव के पहले मतलब कि उन पर कोई दाग लग चुका होता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन नेताओं को पहले ही, इसके पहले ही उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया जाएगा। वो इसी कानून के अंतर्गत उनको नजरबंद कर दिया जाता है अपराध करने से पहले। कहने का मतलब ये हुआ कि अपराध करने के पश्चात ये वाली गिरफ्तारी विधि आती है और अपराध करने के पहले ये वाली विधि आती है, ठीक है। इतनी बात हमारी ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ये पहले वाले की। तो अनुच्छेद 22 जो है ना, ये अनुच्छेद 22 ये 7 खंडों में विभाजित है। कितने? 7 खंडों में। कितने खंडों में? 7 खंडों में विभाजित है। तो सामान्य दंडिक विधि के अंतर्गत जो गिरफ्तारी होती है तो वह जो है उसके अंतर्गत जो है 22(1) और 22(2) आते हैं, ठीक है। 22(1) और 22(2) अर्थात जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। गिरफ्तारी का कारण आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपको हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपने मूवी में भी देखा होगा, यू आर अंडर अरेस्ट, बताते हैं वहां पर दफा 302, ठीक है ना। तो ये आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो अब आपको सलाहकार या वकील, सलाहकार या
वकील से परामर्श करने का अधिकार आपको दिया गया है इस अपराध के विरुद्ध या इस दंड विधि के विरुद्ध में, कि हमने अपराध नहीं किया है तो हम न्यायालय में अपने विरुद्ध एक सलाहकार चाहते हैं या वकील हायर करेंगे जिसके माध्यम से अपनी बातों को वहां पर रखेंगे। तो ये आपका अधिकार दिया गया सलाहकार नियुक्त करने का। तो ये 22(2) के तहत दिया गया है। किसने? 22(2) के तहत। 22(2) के तहत ये भी दिया गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने मतलब उपस्थित करेगी। ये आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है कि आपको जब गिरफ्तार किया है पुलिस ने तो आपको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से आवागमन का समय काट दिया जाएगा। आवागमन का समय मतलब है जैसे आपको जब गिरफ्तार किया गया तो वहां से लाने में मजिस्ट्रेट तक के समक्ष उपस्थित करने में जो आने जाने का समय था ना उसको निकाल दिया जाता है। नहीं तो ये 24 घंटे का नियम पालन ही ना हो पाए। जैसे अभी हम कहते हैं कि आप भैया अमेरिका में आप कोई अपराध करते हैं, वहां पर हम आपको यहाँ से गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजते हैं, वहां पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया गया, अब वहां से आने में ही आपको 24 घंटे से अधिक लग जाएंगे, है ना। तो जब 24 घंटे से अधिक समय लग जाएंगे तो ये आपके मूल अधिकार क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसीलिए आवागमन के समय को क्या किया गया, निकाल दिया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यह किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है या किस विधि पर यह लागू नहीं होगा, किस पर लागू नहीं होगा ये 22(1) और 22(2). ठीक है, तो ये 22(3) बताता है। कौन बताता है? 22(3) बताता है कि किस पर ये लागू नहीं होगा। 22(3) एक तो बताता है शत्रुदेशी। कौन? शत्रुदेशी। अर्थात 22(3) 22(1) आपने देखा, 22(2) देखा, 22(3) में क्या किया गया है, ये जो 22(1) 22(2) किस पर लागू नहीं होगा? एक शत्रुदेशी व्यक्ति हो। अर्थात जैसे आपने कसाब को देखा था, कसाब पर ये नियम लागू नहीं हुआ था, उसको 24 घंटे से अधिक पुलिस की हिरासत में रखा गया था। ठीक है, तो ये वहां पर शत्रुदेशी व्यक्ति है। जो शत्रुदेशी व्यक्ति होता है उसे जो है ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसका मूल अधिकार नहीं। ठीक है, और कौन? दूसरा, इसी में ये पहला था, ये दूसरा आप कर लेते हैं। तो निवारक निरोध विधि के अधीन, निवारक निरोध विधि के अधीन, निवारक निरोध विधि के अधीन यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तब पर भी उसे ये मूल अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अर्थात 24 घंटे वाला है, 24 घंटे और प्लस ये गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जाएगा और सलाह करने के लिए कोई वकील भी आपको हायर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, ये उस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात किसके? निवारक निरोध विधि। अर्थात अनु 22(3) में ये दिया गया है किस पर ये मतलब किसको ये सुविधा या मूल अधिकार के नहीं प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये 24 घंटे वाला आपको शत्रुदेशी से, और आप शत्रुदेशी के व्यक्ति हैं तब पर भी आपको नहीं दिया जाएगा, और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है तब पर भी आपको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, ये आपको मूल अधिकार नहीं होगा कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं या उसके कौन कौन से मूल अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आएगा? दूसरे प्रकार की गिरफ्तारी के अंतर्गत, दूसरे प्रकार की कौन सी? निवारक निरोध, निवारक निरोध या कैद यहां पर लिख देते हैं, विधि के अधीन, विधि के अधीन गिरफ्तारी से संरक्षण। अर्थात जब आप गिरफ्तार किए गए हैं तो आपको कौन कौन से संरक्षण या कौन कौन से वहां पे आपको अधिकार दिए गए हैं वो ये बताएगा। जो ये वाला पार्ट है ये विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है, इसे भारत के संविधान में एक सामान्य स्थिति में ही आपको निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। अर्थात आपने देखा होगा, जैसे अभी हमने बताया कि चुनाव जब होने वाला होता है तो जो मतलब अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं जो बूथ कैप्चरिंग करते हैं या जिन पर बूथ कैप्चरिंग का अंदेशा होता है, तो निर्वाचन आयोग को क्या करता है, पहले से ही उनको डिटेंशन कर लेता है, अर्थात नजरबंद कर देता है, कैद कर देता है। और जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो सुविधा है जो उपलब्ध है सामान्य तरीके से
भारत, लेकिन अन्य देशों में इमरजेंसी के समय में ये उपयोग में लाया जाता है। अन्य देशों में भी, अमेरिका में भी, लेकिन ये इमरजेंसी के समय वहां पर प्रयोग में लाया जाता है। हमने अमेरिका का चर्चा क्यों की? क्योंकि अमेरिका से ही अपने मूल अधिकार लिए गए हैं, तो ये क्यों हंसी आया होगा, ठीक है ना? लेकिन नहीं, ये यहाँ के संविधान की एक खासियत है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है। तो 22 4 22 4 22 5 22 6 और 22 7, ठीक है। तो ये इसके बारे में दिए गए हैं। निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है तो उसको कौन कौन से संरक्षण या उसके कौन कौन से अधिकार हैं। तो यहाँ ठीक, तो अब हम, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 22 4 की। तो 22 4 में क्या दिया गया है कि 3 माह से अधिक किसी व्यक्ति को कैद में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये 22 4 में कहा गया है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक रखना है तो सलाहकार बोर्ड के कहने पर ही किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक जो है नजरबंद या कैद रखा जा सकता है निवारक निरोध कानून के तहत, ठीक है। तो ये सलाहकार बोर्ड कौन, अर्थात ये जो है न्यायालय तय करेगा कि सलाहकार बोर्ड, मतलब सलाहकार बोर्ड में कौन कौन होगा। ये सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, ये न्यायालय तय करेगा और उसके हिसाब से आपको तय किया जाएगा कि आप 3 माह से अधिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। 3 माह से अधिक आपको अगर कैद करना है सरकार को तो वो सलाहकार बोर्ड निश्चित करेगा, नहीं तो नहीं रख सकते हैं 3 माह से अधिक, ठीक है। अब 22 5 में क्या है, 22 5 में क्या बताया गया है कि 22 5 में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा, ठीक है। और गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और साथ ही साथ में ये सुविधा और भी दी जाएगी आपको कि आप अपना अभ्यावेदन अर्थात अपराधी को अपने अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यावेदन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप किसी से सलाह ले सकते हैं अपने पक्ष को रखने के लिए, ठीक है। तो ये आपको सुविधा प्रदान की जाएगी, इसको बोला गया है अभ्यावेदन, चाहे वो वकील के माध्यम से हो किसी अन्य के माध्यम से, ठीक है। तो अभ्यावेदन देने का आपको अवसर भी प्रदान किया जाएगा। देखिए गिरफ्तारी का कारण आपको बताया जाएगा 22 माह के तहत, और 22 माह के तहत क्या है, अभ्यावेदन देने का अवसर भी आपको दिया जाएगा यदि निवारक निरोध विधि के अधीन आपको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 22 की। तो यहाँ पर आपने देखा गिरफ्तारी का कारण आपको बताया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है 22 में ये बता दिया गया है कि यदि गिरफ्तारी का कारण बताने से समाज में या लोक व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो जाती है, अर्थात लोक व्यवस्था भंग हो जाती है, सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाती है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण बताने से समाज में जो है विद्रोह हो जाएगा, तो वहां पर आपको गिरफ्तारी का कारण बताए जाने से रोका जाएगा, अर्थात गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जा सकता है वहां कि हम आपको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं या किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, उसका कारण आपको नहीं बताया जाएगा। जब ये लगेगा सरकार को कि इस व्यक्ति के मतलब कारण बताए जाने के कारण समाज में विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। तो आप लोग देखते हैं कि जैसे बहुत बड़े बड़े जो है जो संत या मौलवी है जो भी कुछ भी होते हैं, तो बड़े बड़े लोगों को या नेता होते हैं उन सबको जब गिरफ्तार किया जाता है इसके अधीन, तो बताया नहीं जाता है किस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर उनको बता दिया गया तो लोग सोचते हैं कि हमारे नेता या हमारा संत या हमारा मौलवी या हमारा कोई भी फादर कोई भी हो चर्च के, ठीक है ना, इस प्रकार से नहीं है ये, ठीक है। तो वहां पर समाज में क्या होता है, उग्र भावना पैदा होती है और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसको बचाने के लिए अनुच्छेद 22 में ये प्रयोग मिलाया जाता है कि आपकी गिरफ्तारी का कारण आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। और 22 7 में क्या है, 22 7 के अंतर्गत ये दिया गया है कि संसद जो है, कौन, संसद निवारक निरोध कानून बना सकती है, निवारक निरोध से संबंधित कानून बना सकती है। उसमें वो चाहे 1 वर्ष रखे, ये जो आपको 3 माह यहाँ पर कैद करने का निर्देश दिया गया है, इसको चाहे वो परिवर्तित कर दे, और परिवर्तित करने के पश्चात यहाँ पर 22 4 लागू नहीं होगा, अर्थात ये वाला
वो परिवर्तित कर सकती है, संसद कोई भी ऐसा कानून निवारक निरोध कानून बना सकती है, तो वहां पर ये फिर क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए उस पर लागू नहीं होगा। अर्थात 3 माह तक कैद और सलाहकार बोर्ड के उसके अवधि को बढ़ाया जा सकता है, ये इस पर लागू नहीं होगा। 4 जो है इस पर लागू नहीं होगा 22 साल। ठीक है, इतनी बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान रहे, संसद निवारक निरोध विधियां बना सकती है, ठीक है, ये उसको अधिकार दिया गया है। ठीक, तो अब हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं जो समय समय पर संसद ने बनाई। वो कौन कौन सी विधियां हैं जो संसद ने समय समय पर बनाई। अगर हम उस बात की चर्चा यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि समय समय पर कौन कौन सी विधियों को संसद ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अगर हम बात कर ले, ये बनाए निवारक निरोध अधिनियम 1951 में ये बनाई गई थी ये विधि। ठीक है, इसके तहत आपको एक वर्ष के लिए कैद में रखा जा सकता है, निवारक निरोध विधि के अधीन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे अफस्पा, ये बनाया गया 1958 ईस्वी में। तो ये जो है बहुत विवादास्पद विधि है, जो कि अभी आप देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य भारत के असम, मणिपुर, यहाँ पर ये लगाया जाता है, अक्सर आपने सुना होगा अफस्पा। तो ये इसकी जो तुलना की जाती है रॉबर्ट एक्ट से की जाती है, तो रॉबर्ट एक्ट उस समय बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये अफस्पा की बात करेंगे तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसका फॉर्म है। तो इसके पश्चात जो है तीसरे की बात करें हम, तो ये एक आपने सुना होगा मीसा। ठीक है, तो ये बनाया गया था 1971 ईस्वी में, जब इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उस टाइम पे ये बनाया गया था। तो ये इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है जो है मीसा, मतलब मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। इसको समाप्त करके कब कर दिया गया, 1979 में। ठीक है, तो इस कानून के तहत उस टाइम पे जो है इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगवाई थी तो बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था इसी कानून के तहत। इसमें कि लाल कृष्णवानी और लालू प्रसाद यादव प्रमुख नेता थे जो कि इस टाइम पे गिरफ्तार किए गए थे। और चूंकि लालू प्रसाद उस टाइम पे जेल में थे, तो जेल में होने के कारण उनको जो है उनकी पुत्री का जन्म हुआ था वहां पर जो है, तो पुत्री का नाम उन्होंने अपने मीसा रख दिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बात इसकी मीसा थी। अब चौथा, इसको बोलते हैं ठीक है, ये लाया गया था 1974 में। ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ठीक, तो ये लाएगा 1974 में। ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था, जो कि पैसे का लेन देन विभिन्न तरीके से किया जाता था उस टाइम। ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे किसकी, पांचवें की, तो पांचवें में लाया गया था आपका NSA। ठीक है, जिसको बोलते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये लाया गया था 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके तहत भी ये कानून संसद ने बनाया। अब हम बात करेंगे 5 के बाद अब छठा कौन सा था उसकी बात कर लेते हैं। तो 1985 में लाया गया था एक कानून, छठा है, लाया गया था टाडा। ठीक है, टाडा एक कानून लाया गया था 1985 में। तो ये जो टाडा कानून लाया गया था, टाडा का भुगतान होता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, टाडा का फुल फॉर्म है। ठीक है ना, इसको लाया गया था। तो ये जो है 1995 में 1995 में खत्म कर दिया गया था। ठीक है, कब, 1995 में। ठीक, और इसके अलावा
फिर इसके पश्चात सन 2002 में लाया गया कोटा। क्या लाया गया? कोटा। ठीक है, तो कोटा जो है ये लाया गया था, ये भी विवादास्पद कानून था। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, तो ये लाया गया था 2002 में, इसको 2004 में खत्म कर दिया गया। 2004 में इसको क्या किया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद फिर लाया गया आपका कौन सा? नेक्स्ट UAPA 2004 में लाया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? UAPA में ये यू है, ध्यान रखिएगा, ये यू है। ठीक है ना, तो UAPA में इसका अर्थ क्या है? UAPA का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो ये लाया गया था। तो कब लाया गया था? 2004 में ये अब तक लागू। ठीक है, अब ध्यान रहे कि जो ये निवारक विरोध अधिनियम है या निवारक विरोध कानून है, संसद इसके द्वारा बनाती है, तो ये जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। किसमें? समवर्ती सूची में, अर्थात इस पर राज्य भी कानून बना सकती है और संसद भी बना सकती है इस पर कानून। ठीक है, निवारक विरोध विधियां जो है संसद भी बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए।